अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, फेसबुक पे मैं एक वीडियो मैंने एक्चुअली ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो पता नहीं मैं स्क्रीन शेयर करने के चक्कर में मैं वो वीडियो ही जो है ना वो अपलोड नहीं कर सका, तो शायद वीडियो बीच में जो है ना वो एंड हो गई थी। खैर, हम ये मैनेजमेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी फार्मेसी ये ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है हमारा उसका इस ये जो इस सेमेस्टर का करिकुलम है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। मैंने आपको ये बताया था कि मैनेजमेंट जो है ना इक्विपमेंट और सप्लाईज की अगर हमने करनी है एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट की, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो इक्विपमेंट और सप्लाईज हैं आपको उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। आपको पता हो कि एनजी ट्यूब क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या है, या ओरोफेरेंजियल जो है ना वो ट्यूब कैसी है, नेजोफेरेंजियल ट्यूब कैसी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है ना वो या हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है ना वो किन किन जो है ना वो उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले जी इसमें ट्राइएज एरिया होता है। किसी भी हॉस्पिटल में ट्राइएज एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। ट्राइएज एरिया जो है वो मोस्ट अर्जेंट से नॉन अर्जेंट पेशेंट्स जो है ना वहाँ तक जो है ना ये जाता है। तो मोस्ट अर्जेंट जो पेशेंट हैं वो पेशेंट्स हैं जो सीरियस एक्सीडेंट्स या सीरियस इंजरीज हुई हैं उन्हें, ठीक है, या फिर उनका जो वाइटल साइंस हैं वो डिसअपियर हो गए, मतलब ब्रीदिंग नहीं हो रही या फिर जो है ना हार्ट बीट जो है ना वो बिल्कुल स्टॉप हो गई है। ठीक है, वेरी अर्जेंट पेशेंट्स जो है ना वो चेस्ट पेन मतलब एंजाइना की पेन के साथ आते हैं, या फिर उनको सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, या एक्यूट एस्थमेटिक अटैक है उनको, ठीक है जी, या वो पेशेंट्स जिनको जो है ना जिनका एक्सीडेंट्स वगैरह है। और थर्ड वन जो है ना वो हमारे पास एस्थमा, ठीक है जी, या स्टमक पेन है या हाइपरथर्मी है, और लेस अर्जेंट जो है ना उसमें स्टिचेस वगैरह लगनी है, या फिर मसल स्ट्रेन है, या सोर थ्रोट है। और नॉन अर्जेंट वो पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन चाहिए या मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर जो है ना उन्होंने स्टिचेस रिमूव करवाने हैं। तो इस इन ग्रेडिंग के बेस पे या स्वेरिटी की बेस पे जो है ना ग्रेडिंग करते हैं, और ट्राइएज एरिया में जो मोस्ट अर्जेंट पेशेंट्स हैं या वेरी अर्जेंट पेशेंट्स हैं उनको जो है ना उनका ट्रीटमेंट पहले किया जाता है या उन्हें पहले जो है ना फैसिलिटेट किया जाता है। ये हमारे पास पहला कंटेंट था जी, जो हॉस्पिटल में हम एक सेक्शन जो है ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता है। फिर दूसरा सेक्शन होता है जी रिससिटेशन एरिया। रिससिटेशन एक्चुअली क्या होता है जी, ये एक लैटिन वर्ड है, उससे जो है ना ये डिराइव किया गया, जिसका मतलब है टू अरोज अगेन, या टू रीगेन लाइफ, या टू रिवाइव अगेन, ठीक है जी। तो रिससिटेशन एक्चुअली जो है ना हमारे पास जो वाइटल साइंस है हमें उसको रिस्टोर करना होता है, और वाइटल साइंस जो है ना हमारे पास हार्ट बीट है, ठीक है, या ब्रीदिंग है। तो इसको जो वो तमाम मैकेनिज्म्स जिससे या वाइटल साइंस को हम रिस्टोर करते हैं, वो रिससिटेशन है, ठीक है जी। अब दो डिफरेंट टाइप्स की रिससिटेशन हो सकती है, एक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है और माउथ टू माउथ रिससिटेशन है। तो हॉस्पिटल में एक रिससिटेशन एरिया जो है ना वो भी होना चाहिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अब जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है उसका इक्विपमेंट हम देख लेते हैं। उसमें एक डिफिब्रिलेटर और ऑक्सीजन जो है ना वो मेजर इक्विपमेंट्स में आते हैं। डिफिब्रिलेटर क्या है? फिब्रिलेशन आप लोगों को पता है, एरिथमिया या डिसरिथमिया को हम फिब्रिलेशन भी कहते हैं। और डिफिब्रिलेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो है ना इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस किया जाता है, और इलेक्ट्रिक शॉक जो हार्ट के मसल्स जो कि एबनॉर्मली जो है ना एबनॉर्मल रिदम के साथ
जो है ना वो चल रहे होते हैं, उनको जो है ना उनका रिदम जो है ना उसको स्टॉप किया जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनका रिदम स्टॉप करते हैं और उसके बाद ऐसे नोट जो हमारा नेचुरल पेस मेकर है उसको एक जो है ना चांस दिया जाता है कि वो दोबारा से जो है ना रीस्टैब्लिश कर सके नॉर्मल साइनस रिदम को, ठीक है जी। ये डिफिब्रिलेटर होता है, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करके मसल्स जो डिसरिथमिया जिन मसल्स में हुआ होता है, हार्ट मसल्स में, उनको स्टॉप किया जाता है और ऐसे नोट जो है ना वो रीस्टैब्लिश करता है नॉर्मल साइनस रिदम को। तो इसमें जो है ना स्टूडेंट्स इसको हम CPR भी कहते हैं, मतलब CPR में एक इक्विपमेंट जो है ना वो डिफिब्रिलेटर यूज होता है और दूसरा जो है ना ऑक्सीजन है। अच्छा, रिससिटेशन कार्ड या रिससिटेशन ट्रॉली जो है ना उसमें डिफरेंट ड्रॉर्स होती हैं और हर ड्रॉर जो है ना वो एक डेडिकेटेड होती है। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट ड्रॉर है वो एयरवेज सप्लाईज के लिए है, सेकंड ड्रॉर जो IV एक्सेस के लिए, थर्ड ड्रॉर में मेडिकेशंस है और फोर्थ ड्रॉर में IV फ्लूइड्स हैं। फिफ्थ ड्रॉर जो है ना ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हर हॉस्पिटल का उसमें ये मिसलिनियस जो है ना ये ड्रॉर होती है, वो अपनी मर्जी से इसके अंदर जो सप्लाईज जो है ना वो रखना चाहें वो रख सकते हैं। लेकिन ये जो पहली 4 ड्रॉज हैं ये कॉमनली जो है ना इन्हीं इसी पर्पस के लिए होती है। ये इसलिए कि अगर आपने एक चीज़ ढूंढनी है, एयरवे की कोई सप्लाई ढूंढनी है, तो आपको 5 और ड्रॉज जो है ना वो उनमें वो तलाश करना पड़े, तो इसमें जो है ना वो टाइम जो है ना वो आपका वेस्ट होगा। तो इसलिए जो है ना हर ड्रॉर, और ये ड्रॉर रिससिटेशन कार्ड जो है ना ये फार्मेसी डिपार्टमेंट ही रिफिल करता है, तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए कि एयरवेज सप्लाईज कौन से हैं और IV फ्लूइड्स और IV एक्सेस जो है ना वो कौन से हैं, ये ना कि हम इनको इंटरमिक्स कर लें और वहाँ पर इमरजेंसी में जो है ना वो डिले हो। ठीक है जी, ये फंक्शन रिससिटेशन एरिया है। और इसके अलावा जो है ना हम अंडर ऑब्जर्वेशन भी पेशेंट्स को रखते हैं फॉर 24 आवर्स, तो उसके लिए भी एक ट्रांजिट एरिया जो है ना वो चाहिए होता है, जो कि रिससिटेशन एरिया से अलहदा होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन थिएटर जो है ना वो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता है और एम्बुलेंसेज जो है ना वो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है ना हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो भी प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि वाइटल साइंस जो है ना वो उनको एक्चुअली रिस्टोर करना होता है, रिससिटेशन जो है ना वो ये है, और इसमें सबसे पहले है एयरवे या ब्रीदिंग जो है ना उसको रिस्टोर करना। उसमें जो पहला इक्विपमेंट है वो है बैग वेल्व मास्क, जिसको एम्बू बैग भी कहते हैं या मैनुअल रिससिटेटर। इसके अलावा जो है ना सेकंड जो है ना हमारे पास चेस्ट ट्यूब है, अंडर वाटर सील ड्रेनेज। इसमें जो हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन है लंग्स की, जब उसमें फ्लूइड जो है ना वो आ जाए, पस आ जाए या एक्सेसिव ब्लड हो या एयर हो, तो उसको वहाँ से ड्रेन करने के लिए जो है ना हम ये चेस्ट ट्यूब या अंडर वाटर सील ड्रेनेज जो है ना इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ये 3 बॉटल सिस्टम है एक्चुअली। इसमें फर्स्ट बॉटल आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन कलर का ड्रेनेज है, ठीक है जी। ये हमारे ये पस है या फ्लूइड है जो कि ड्रेन करना है इस प्लूरल मेम्ब्रेन से। तो ये फर्स्ट बॉटल में आता है ड्रेन, लेकिन जो एयर है वो सेकंड बॉटल में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि एयर जो है ना वो पैसिफियन पे जो है ना वर्क करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो फर्स्ट बॉटल से वो सेकंड बॉटल पे चली जाती है। सेकंड बॉटल में जो नीडल जो इंट्रोड्यूस हो रही है फर्स्ट बॉटल से सेकंड बॉटल में, वो आप देख रहे हैं कि वो वाटर के अंदर है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर जो है ना बिलो उसको इमर्स किया जाता है वाटर में, ताकि ये जो एयर बबल्स हैं ये वाटर के अंदर है, इसलिए इसको हम वाटर सील कहते हैं, ठीक है, वाटर सील ड्रेनेज। अब ये एयर बबल्स वाटर लेयर को ब्रीच नहीं कर सकते या इससे एस्केप नहीं हो सकते, और अगर ये एस्केप होंगे भी तो दोबारा ये फर्स्ट बॉटल में नहीं जाएंगे और फर्स्ट बॉटल से लंग्स में दोबारा नहीं जाएंगे। तो इसलिए वाटर सील जो है ना ये एक वेल्व का काम करती है और एयर बबल्स को बॉटल 2 में ही रखती है या बॉटल 2 से बॉटल 3 में लेके जाती है, लेकिन बॉटल 1 में उसका जो एक्सेस है वो खत्म कर देती है। ये अंडर वाटर सील ड्रेनेज है जी। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बी ट्यूब है। आप देख सकते हैं कॉम्बी ट्यूब जो है ये इसमें 2 स्मॉल ट्यूब्स हैं जिसको इन्होंने नंबर भी असाइन किया है। जो ब्लू ट्यूब है वो नंबर 1 है और जो ट्रांसपेरेंट या ब्राउन आपको नजर आ रही है ट्यूब वो उसको नंबर 2 असाइन किया गया है, ठीक है जी। अब ये ट्यूब जो है ना ये एक्चुअली एसोफेगस में इंसर्ट की जाती है और ये एसोफेगस में
इंसर्ट जब करते हैं तो ये जहाँ पर इसका जंक्शन है, इन दो छोटी ट्यूब्स जो आपको नज़र आ रही हैं, इनका जहाँ जंक्शन है ये लेरेंक्स पे जो है ना वहाँ पर आता है। तो ये जो ब्लू ट्यूब है एक्चुअली ये लेरेंक्स से ट्रैकिया और ट्रैकिया से फिर लंग्स। अगर लंग्स में आपने कोई मेडिसिन या ऑक्सीजन जो है ना वो पहुंचानी है तो फिर आप जो है ना ये ब्लू ट्यूब जो है ना उसको यूज़ करते हैं। और अगर एक्सीडेंटली ये ट्यूब 2, ठीक है, अगर ये ट्रेकिया में चली जाए तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड एयर और मेडिसिन इनटू लंग्स। तो ये एक एक्चुअली इसको हम ब्लाइंड इंसर्शन एयरवे डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लाइंडली जो है ना इंसर्ट की जाती है, कभी एसोफेगस में चली जाती है तो फिर आप ब्लू ट्यूब यूज़ कर लेते हैं। और अगर ये ट्यूब ट्रैकिया में चली जाए तो फिर आप जो सेकंड नंबर ये जो ट्रांसपेरेंट ट्यूब है आप उस पोर्शन को यूज़ करते हैं टू डिलीवर मेडिसिन इनटू लंग्स। ठीक है जी, कॉम्बी ट्यूब है जी। इसके बाद हमारे पास इलास्टिक गम बॉगीज है और या एंडोट्रेकियल ट्यूब है। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ना वो दो टाइप्स की होती हैं, एक तो ओरोट्रेकियल भी होती है और एक नेजोट्रेकियल होती है। एक मतलब फेरेंक्स से, ओरल कैविटी से आप लेके जाते हैं ट्रेकिया में, और एक आप थ्रू नेजल रूट जो है ना वो यूज़ करते हैं ट्रेकिया में ये ट्यूब जो है ना इंसर्ट करने के लिए। ये जो आपके पास ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये ओरोट्रेकियल ट्यूब है, और इसके साथ जो ब्राउन कलर की ट्यूब नज़र आ रही है ये इलास्टिक गम बॉगीज है। अच्छा, इसका क्या काम होता है इलास्टिक गम बॉगीज? आप देख रहे हैं ये ज़रा नैरो टाइप की है और ये ज़रा ब्रॉड है। तो ट्रेकियल ट्यूब जो है ना एक्चुअली इसको इंसर्ट करना इतना इजी नहीं होता ट्रेकिया में, तो इसलिए हम सबसे पहले जो है ना ये इलास्टिक गम बॉगीज जो है ना ये इंसर्ट करते हैं, और ये आइडेंटिफाई करती है या ये लोकेट करती है कि अब ये ट्यूब जो है ना ट्रेकिया में जा चुकी है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि ट्रेकियल ट्यूब को इसके ऊपर ड्राइव करवाते हैं, और इस तरह जो है ना हम इजीली ट्रेकिया में एंडोट्रेकियल ट्यूब या ओरोट्रेकियल ट्यूब जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इलास्टिक गम बॉगीज है इसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करने के लिए हम एक लैरेंजियोस्कोप भी यूज़ करते हैं, जो आपको ये नीचे नज़र आ रहा है लैरेंजियोस्कोप। एक्चुअली ये एंडोस्कोप है लैरेंक्स की। ठीक है जी, और एंडोस्कोप लैरेंक्स की है, मतलब ये लैरेंक्स से जो ट्रेकिया है ना उसका जो पाथ है तो उसको अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो फिर आप जो है ना ये एंडोस्कोप यूज़ करते हैं, जिसको हम लैरेंजियोस्कोप कहते हैं। ट्रेकियल इंट्यूबेशन में यूज़ होती है। ट्रेकियल इंट्यूबेशन एक्चुअली ये कि जब आपने ट्रेकिया में कोई ट्यूब इंसर्ट करनी होती है ना तो हम एक्चुअली उसको इंट्यूबेशन कहते हैं। ठीक है जी, लैरेंजियल मास्क एयरवे, ये अब आप देख सकते हैं ये लैरेंजियल मास्क एयरवे है। एक्चुअली लैरिंक्स को ओपन रखने के लिए जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी, तो लैरिंक्स को ओपन रखने के लिए ताकि एयरवेज जो है ना वो ओपन रहे और ब्रीदिंग जो है ना वो हो सके। ठीक है, अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है तो वो भी इजीली हो सके, तो फिर वो लैरेंजियल मास्क एयरवे जो है ना वो यूज़ किया जाता है। ये जो आपको मास्क एक नज़र आ रहा है, ये रबर की जो एक शेप नज़र आ रही है, ये लैरिंक्स के ऊपर रखी जाती है ताकि जो है ना वो आप लैरिंक्स को ओपन करने के लिए जो है ना इसको यूज़ किया जाता है, और इसको भी फिक्स करने के लिए लैरिंजियोस्कोप जो है ना वो यूज़ की जाती है। सॉरी, कुछ पूछ रहे हैं आप? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेजोफेरेंजियल एयरवेज और ओरोफेरेंजियल एयरवेज। जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो जॉज के मसल्स जो है ना वो रिलैक्स करते हैं, और वो रिलैक्स करके जो हमारी टंग है वो उसको डिप्रेस करते हैं, या वो टंग आप ये समझ लें कि वो लेरिंक्स के ऊपर आ जाती है और एयरवेज जो है ना उसको ब्लॉक कर देती है। तो उन एयरवेज को ब्लॉक होने से बचाने के लिए जो है ना हम नेजोफेरेंजियल एयरवेज या फिर ओरोफेरेंजियल एयरवेज जो है ना वो यूज करते हैं, जिससे एयरवेज जो है ना उनकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास नेबुलाइजर्स है। नेबुलाइजर्स जो है ना एक्चुअली डिवाइसेस हैं जो कि ड्रग सोल्यूशन या जो ड्रग सस्पेंशन में उसको एरोसोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, एरोसोल्स या मिस्ट में जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। अब आप देख लें डिफरेंट टाइप्स के नेबुलाइजर्स हैं, जिसमें न्यूमेटिक हैं, मैकेनिकल हैं और इलेक्ट्रिकल हैं।
इलेक्ट्रिकल जो है ना नेबुलाइजर्स वो कैसे एरोसोल्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है जी, इनमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती हैं जो कि जो आपने जो रिजर्वायर में जो आप सस्पेंशन लेते हैं या सोल्यूशन होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एरोसोल्स में। ठीक है जी, ये हमारे ये हाउस होल्ड एक प्रोडक्ट है, हमारे घरों में यही वाला नेबुलाइजर यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा एक मैकेनिकल है जो कि सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर है। इसमें मेडिसिन भी जो है ना वो इनहेल की जा सकती हैं, और इसके अलावा ये अब निकोटीन के लिए भी बना है। तो स्मोकर्स जो कि स्मोकिंग जो है ना वो उसको स्मोकिंग सेसेशन के लिए भी ये एक डिवाइस है जो कि निकोटीन का मिनिमम लेवल जो है ना वो पेशेंट को, क्योंकि निकोटीन से विड्रॉल जो थेरेपी है वो स्टेप वाइज होती है, ग्रेजुअली ही इंसान जो है ना उसको निकोटीन से सेशन कर सकता है या स्मोकिंग से सेशन कर सकता है। तो उसके लिए इस मिस्ट को यूज़ किया जाता है और इसमें निकोटीन का एक लेवल जो है ना वो दिया जाता है जो कि बाद में इंसान वो लेवल ऐसा ऐसा कम करके ये भी एक सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेटिक, जिसको जेट नेबुलाइजर भी कहते हैं। ये मैनुअल डिवाइस है और इसमें जो है ना इंसान इनहेल करता है और उस इनहेलेशन के जो प्रेशर है उससे एक्चुअली वो मिस्ट जो है ना वो प्रोड्यूस होती है और वो मिस्ट जो है ना वो लंग्स में जो है ना मेडिसिन या ड्रग जो है ना वो प्रोवाइड करती है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के नेबुलाइजर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलेशन और हीमोडायनामिक्स। इसमें 12 लीड ईसीजी मशीन है, ब्लड एंड फ्लूइड वार्मर और सेंट्रल वेनस कैथेटर्स हैं। फ्लूइड वार्मर जो है ना, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फ्लूइड्स हैं जो कि आईवी दे जा सकते हैं। ज़्यादातर जो है ना हाइपोवोलेमिक कंडीशन में हम जो है ना वॉल्यूम एक्सपेंडर्स जो है ना वो देते हैं। 2 डिफरेंट टाइप्स के वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं या उनकी क्लासिफिकेशन, एक क्रिस्टलाइड्स हैं और कोलाइड्स हैं। कोलाइड्स में ब्लड है और क्रिस्टलाइड्स में हमारे पास ग्लूकोज है। अब इसमें D5NS लिखा हुआ है तो ये है डेक्सट्रोज 5% नॉर्मल सलाइन, और D5 मींस डेक्सट्रोज 5% और इसके अलावा नॉर्मल सलाइन, रिंगर सोल्यूशन, ये तमाम जो है ना क्रिस्टलॉइड्स हैं और कोलाइड्स जो है ना वो सिर्फ ब्लड है। एक्चुअली फ्लूइड वार्मर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फ्लूइड, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम में दिए जाते हैं जो है ना ब्लड, इनका जो टेम्परेचर है जब ये इन्फ्यूज जाते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है ना बॉडी टेम्परेचर के इक्वलेंट होना चाहिए। तो अगर ये बॉडी टेम्परेचर इक्वलेंट नहीं होगा जो है ना तो अच्छा जी, हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो इसके लिए इन फ्लूइड एक्सपेंडर्स को, वॉल्यूम एक्सपेंडर्स को एक्चुअली पहले जो है ना या तो इनको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेटर में जो है ना वो हीट किया जाता है। ठीक है, या फिर हमारे पास इन लाइन जो है ना वो हमारे पास वार्मिंग डिवाइसेस हैं जो कि इसका टेम्परेचर जो है ना वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर आते हैं और उसके बाद ये इन्फ्यूज़ होती है। तो हमारे पास ये ब्लड एंड फ्लूइड वार्मर और सेंट्रल वेनस कैथेटर जो है ना वो भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिंट्स है बच्चों। स्प्लिंट्स आपने ये सपोर्टिव डिवाइस हैं जो कि बोन्स, जॉइंट्स, लिम्स या मसल्स को जो है ना या तो इमोबिलाइज करती हैं या उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, इसमें एंकल स्प्लिंट्स हैं, फिंगर स्प्लिंट्स हैं, नेजल स्प्लिंट्स हैं, पोस्टीरियर लोअर लेग स्प्लिंट है और इसके अलावा जो है ना शुगर टोंग स्प्लिंट्स हैं। ये शुगर टोंग स्प्लिंट्स जो है ना ये सिंगल शुगर टोंग स्प्लिंट है जो कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, और एक डबल जो है ना वो है जो जिसने पूरा जो है ना आपका आर्म जो है ना उसको कवर किया हुआ है। ठीक है जी, स्प्लिंट्स के बाद मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं। इसमें से बहुत सी डिवाइसेस जो है वो आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस जो है ना वो यहाँ पर मैंने आपको इनकी पिक्चर्स जो है ना वो लगाई हुई है। सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर है जिसकी पिक्चर ये लगी हुई है। ठीक है जी, जो कि पल्स जो है ना वो उसको मेजर करता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना हमारे पास स्पाइरोमीटर है जो कि वेंटिलेशन जो है ना उसको मेजर करता है कि एयर जितनी आप इनहेल करते हैं और जितनी एक्सहेल करते हैं, इनपुट और आउटपुट जो है ना लंग्स की उसको जो है ना ये मेजर करता है। इसके बाद जो है ना ब्लड गैस इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर है। ये पीएच
ठीक है जी। ब्लड गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, इन तमाम का जो लेवल है ना वो डिटरमिन करने के लिए जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी जो चीज़ें इसमें थर्मोमीटर, डायग्नोस्टिक स्टेथोस्कोप वगैरह, ये आप ब्लड प्रेशर जो है ना उसका मेजरिंग डिवाइसेस, ये आप लोगों को पता है। नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन हैं जी। ये मेडिसिन और इनका इमरजेंसी में क्या यूज़ हो सकता है। सबसे पहले डेक्सट्रोज 50% है। अगर इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया है तो डेक्सट्रोज 50% जो है ना वो यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन है। एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन जो है ना एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए एड्रेनालिन यूज़ की जाती है। एपिनेफ्रिन जो है वो ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर रेस करने के लिए, या आप ये कहने हाइपोटेंशन में, सीवियर हाइपोटेंशन में यूज़ होती है। और ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट रेट को इम्प्रूव करने के लिए, या एंजियोएडिमा को रिड्यूस करने के लिए, हम उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एस्पिरिन है जी, एंटीप्लेटलेट एजेंट है। एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करती है। डेक्स्ट्रिन हाइपोवोलीमिया मतलब वॉल्यूम एक्सपेंडर है। डायज़ेपाम सीजर्स को ट्रीट करने के लिए। डोब्यूटामीन हार्ट फेलियर में यूज़ होती है, हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। हेपारिन ब्लड क्लॉट्स अगर है तो उसको उस एंटीकोगुलेंट के तौर पे यूज़ होती है। हाइड्रोलाजिन एंटी हाइपोटेंसिव है। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ना सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में, या कॉर्टिसोल का लेवल अगर रिड्यूस हुआ है तो उसको राइज करने के लिए यूज़ होगी। ग्लूकागॉन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में यूज़ होगा। ठीक है। फ्यूरोसेमाइड हार्ट फेलियर में। डोपामीन इनोट्रोपिक एजेंट है, हार्ट फेलियर में यूज़ होगा। विटामिन के वारफरिन की ओवरडोज या वारफरिन के इफेक्ट्स को, साइड इफेक्ट्स को, एडवर्स इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए लेविटालोल बीटा ब्लॉकर है। अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। ठीक है जी। एंटी हाइपरटेंसिव। ज़ाइलोकेन एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज़ होता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक्यूट एस्थमेटिक अटैक में यूज़ होगा। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। मॉर्फिन पेन किलर। निलॉक्सन उसका एंटीडोट। नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना के तौर पे, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होगा। ठीक है जी। पैथिडीन जिसको मिपेरिडीन भी कहते हैं, पेन किलर है, ओपियाइड है। प्रोपोफोल एनेस्थेटिक। सोडियम बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए। और साल्ब्यूटामोल अस्थमा के लिए यूज़ होगा। तो ये वो तमाम मेडिसिन हैं जो कि आपकी फार्मेसी से ही जाएंगी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, या ये मेडिसिन वो हैं जो आप रिससिटेशन कार्ड में जो ड्रॉर 3 है, ठीक है जी, मेडिसिन की ड्रॉर है, उनमें ये चीज़ें जो है ना वो आपने रिफिल करनी होती है। तो आपको पता हो कि कौन सी ड्रग जो है ना वो किस पर्पस के लिए इमरजेंसी में यूज़ होंगे। इसके और भी बहुत से यूजेस हैं इन ड्रग्स के, लेकिन इमरजेंसी में अगर हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ आपका चैप्टर जो है ना ये कंप्लीट होता है, और मेरे ख्याल में अब आपका ये कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपको मैंने TPN की कैलकुलेशंस जो है ना वो करवानी थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस का सलूशन भी है। आप लोग उसको जो है ना एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा, बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं उसकी। तो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा उसको। स्टूडेंट्स को ये आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो? मेरा ख्याल मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक असाइनमेंट्स के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड पे जो है ना वो असाइनमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।